हेलो दोस्तों, नमस्ते। अब हमारा चल रहा है प्रश्नावली 1.2 के कुछ सवाल हमने दो सवाल तक करवा दिए थे आपको। चौथा सवाल है, 3 सवाल करवा दिए थे और तीनों के शायद 3-3, 4-4 सवाल थे, वो भी हमने करवा दिए थे। अब है चौथा सवाल। और चौथा सवाल क्या है, देखिए, HCF 306 और 657 बराबर कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है। तो LCM ज्ञात करना है आपको 306 और 657 का। ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका मतलब है कि आपको HCF दिया हुआ है। HCF 306 और 657 का 9 दिया हुआ है। LCM आपको ये दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले जब आपको LCM दिया हो, दो संख्या दी हो, HCF निकालना है। या फिर आपको HCF दिया हो, दो संख्याएं दी हो, LCM निकालना हो, तो एक सूत्र आता है। देखिए, दोनों संख्याओं का गुणा, दोनों संख्याओं का गुणा बराबर LCM इंटू HCF। अब आपको देखिए क्या निकालना है। दोनों संख्याएं दी हैं। दोनों संख्याएं कितनी दी हुई है? 306 इंटू 657। LCM आपको निकालना है, लिख देंगे LCM। HCF कितना दिया हुआ है? 9। तो देखिए, गुणा में किस में चले जाएगी? भाग में। 306 इंटू 657 बटे 9 बराबर LCM। 9 तिया 27, 3 बच गए, 9 चौक 36। आपका आ गया 600। LCM कितना आ गया? LCM बराबर 657 गुणा 34। गुणा करेंगे 657 को 34 से गुणा कर देंगे। देखिए, 4 7 28, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 6 24 और 2 26, 3 7 21, 3 पंजे 15 और 2 17, 3 6 18 और 1 19, 8 3 13, 9 2 11 और 1 12, 2 22,338 लिख देंगे। LCM बराबर 22,338। ये आपका सवाल चौथा हो। और ये ध्यान रखिए, सवाल इम्पोर्टेंट है। ये सवाल आता है परीक्षा में कई बार। HCF 306 और 657 बराबर दे रखा है आपको 9। LCM आपको ज्ञात करना है, आप जानते हो। LCM ऐसे इस संख्या से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से निकालेंगे। दो संख्याओं का गुणा बराबर LCM इंटू HCF होता है। दो संख्या कौन कौन सी? पहली 306 है, दूसरी 657 है। LCM इंटू HCF 9 दे रखा है, ये गुणा में है। जब कोई भी संख्या हो, इसको बोलते हैं पक्षांतरण। पक्षांतरण करने पर देखिए, LCM गुणा में है तो भाग में चले जाएगी, भाग है तो गुणा में चले जाएगी, जोड़ में है तो बाकी में चले जाएगी, बाकी में है तो जोड़ में। मतलब जोड़ में है तो घट जाएगी, इधर जाएगी संख्या। घटाव में, बाकी में है तो इधर जुड़ जाएगी। गुणा में है तो इधर भाग में चले जाएगी, इधर भाग में है तो इधर गुणा में चले जाएगी। ध्यान रखिए। अब अगला सवाल आता है 5वां। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होता है। देखिए, अगला सवाल है 5वां सवाल। जांच कीजिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n
तो जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकते हैं, समाप्त होती है और सकते हैं। ये हमारा सवाल है, 5वां सवाल है। देखिए करना क्या है आपको, बताइए 0 पर कोई संख्या कब समाप्त होती है। भाई 0 पर कोई संख्या कब समाप्त होती है, जैसे मान लीजिए 2 गुणा 5 आया, 5 दूनी 10, 0 पर तभी तो समाप्त होगी। कोई भी संख्या का गुणनखंड अगर 2 और 5 की फॉर्म में है या 0 और 5 की फॉर्म में है तो वो किस पर समाप्त होगी, 0 पर। यहाँ पर क्या है 6n, अब 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा बताइए, 2 गुणा 3, मतलब 6n बराबर क्या लिख देंगे, 2 गुणा 3n। यहाँ लिख देंगे 6n का गुणनखंड क्या है बताइए, 2 गुणा 3n। सही है। अब हम लिखेंगे कि यह संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी क्योंकि इसके गुणनखंड क्या है, 2 और 3। 0 पर कब समाप्त होती, जिसके गुणनखंड क्या हो, 2 × 5 के रूप में होते हैं, तो वह संख्या किस में अतः कोई संख्या किसी संख्या के गुणनखंड 2 × 5 के रूप में हो तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। वह संख्या 0 पर समाप्त है। अतः यहाँ गुणनखंड 2 × 3 की घात n है, इसलिए 0 पर समाप्त नहीं होगी। भाई कोई संख्या, देखिए ये तो लिखने का मेरा मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए, किसी संख्या की गुणनखंड अगर 2 × 5 के रूप में है तो वही संख्या 0 पर समाप्त होती है, अन्यथा कोई भी दुनिया की कोई भी संख्या 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो यहाँ पर गुणनखंड क्या है, संख्या के 2 × 3 की घात 2 × 3 है, इसलिए ये संख्या की, अब देखिए आप 2 × 3 कहीं पर भी कोई भी संख्या लिखिए 2 × 3 जिसके गुणनखंड आएंगे वो कभी 0 पर समाप्त नहीं होगी। 2 और 5 के अलावा अगर कोई भी संख्या आती है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होती। अब देखिए सवाल नंबर है हमारा 5वां सवाल। पांचवा सवाल है, किसी खेल के मैदान के चारों वृत्ताकार पथ है, इस मैदान के एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। देखिए भाई सोनिया को कितना मिनट लगता है, 5वां सवाल है आपका। सोनिया को चक्कर लगाने में समय लगता है, चक्कर लगाने में समय लगता है 18 मिनट। कितना लगता है, 18 मिनट। रवि को कितना लगता है, रवि को समय लगता है 12 मिनट। देखिए ये एक चीज़ और बोल रहा है कि वो एक ही स्थान से एक ही समय चलना प्रारंभ करते हैं तो पुनः उस स्थान पर वो कब मिलेंगे। तो पुनः इसके लिए आपको क्या करना है बताइए, दोनों का क्या निकाल देंगे हम, दोनों का सबसे पहले क्या निकाल देंगे, दोनों का हम एलसीएम निकाल देंगे। तो 12
एलसीएम किसका निकाल लेंगे 18 और किसका निकाल लेंगे 12 का। तो 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 और 12 2 9 18 2 6 12 9 2 3 6 3 एकम 3 3 3 9 3 एकम 3। देखिए क्या आ गया 3 3 9 9 दूनी 18 18 दूना 36। तो एलसीएम कितना आ गया बताइए 2 गुणा 3 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 बराबर 36 मिनट। कितने समय बाद वो मिलेंगे होता है 2 9 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे। दोनों कितने समय बाद मिलेंगे 36 मिनट बाद में दोनों एक साथ मिलेंगे। अब हमारा अगला सवाल है इसके आगे है 5वां सवाल, छठा सवाल है। देखिए छठा सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या है क्यों? देखिए कारण बताना है भाज्य संख्या है क्यों। क्या देखिए सवाल करेंगे हम 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 दूसरी संख्या ये संख्या है। अब देखिए हम इसको इस संख्या को कर देंगे भाई संख्या बना देंगे गुणा पहले गुणा कर देंगे फिर उसके बाद में जो बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम इसको कर देंगे 7 को 11 से गुणा करेंगे फिर इसको इससे गुणा कर देंगे फिर क्या जोड़ देंगे 13। हम ये भी कर सकते हैं एक पक्षीय है हमारा एक पक्षीय है हम 13 क्या ले लेंगे कॉमन क्या बच जाएगा 7 इंटू 11 प्लस क्या बच गया 1। देखिए 13 इंटू 11 7 77 1 कितना हो जाएगा 78 गुणा कर देंगे 13 अंटे 104 हासिल की 10 लग गई 7 91 और 10 कितने हो जाएंगे 101 कितना आ गया 1014। देखिए दूसरी संख्या है हमारी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखिए ये संख्या हम इसमें भी आप कॉमन ले सकते हो 5 कॉमन ले लिया। देखिए एक तो ये है गुणा करने पर और एक ये है 5 कॉमन है 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 कॉमन 5 आ गया तो 1 बच गया 7। देखिए 4 3 दूनी 6 6 चौक 24 144 144 को किससे गुणा कर देंगे 7 से 7 चौक 28 28 और 2 30 7 7 3 10 क्या आ जाएगा 1008 प्लस 1 गुणा कितना 5 5 गुणा क्या आ जाएगा 1009 क्या आ जाएगा 5 9 45 5 एकम 5। अब बताइए क्या ये भाज्य संख्या है? भाज्य संख्या वो होती है जिसमें किसी भी संख्या का भाग जाए। देखिए इस या फिर जिसके गुणनखंड हो। देखिए हम थोड़ी देर के लिए अब 1014 का गुणनखंड क्या है 13 इंटू 78 के और भी हो जाएंगे तो क्या है ये संख्या क्या है भाज्य है। इसके भी क्या है गुणनखंड एक गुणनखंड है
एक से अधिक गुणनखंड है तो क्या हो जाएगी, ये भी भाज्य संख्या है। या फिर हम इसमें 5 का भाग दे सकते हैं, इसमें 2 का भाग दे सकते हैं। और आप जानते हो भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसमें स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग जाता हो, भाज्य संख्या कहलाती है। या फिर आप लिख देंगे कि इसके एक से अधिक गुणनखंड होते हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। यहाँ लिख देंगे 1014 और 5045 के एक से अधिक या फिर इनके के गुणनखंड होते हैं, इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। इसलिए ये संख्या भाज्य संख्या है। या फिर आप इन दोनों संख्याओं में स्वयं के अलावा किसी और संख्या का भी भाग चले जाता है, इसलिए ये संख्या क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। देखिए अब इसके बाद में आती है हमारी प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 मैंने आपको बताया परिमेय संख्या और अप्रमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इस प्रश्नावली के सवाल करने से पहले मैं आपको बताऊंगा परिमेय संख्या वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाएगी। देखिए इसमें कुछ पहला सवाल है आपका 11.1.3 का पहला सवाल है, अंडर रूट सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए सवाल एक डेफिनेटली इस प्रश्नावली में से एक सवाल आता है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो हमें क्या मानना है। देखिए हम हल करेंगे तो हमें इसका उल्टा मानना है। माना अंडर रूट 5 एक क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो p/q के रूप में होती है या a/b के रूप में होती है। मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 5 बराबर क्या लिख देंगे, a/b लिख देंगे। हम क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। मेरे को इस अंडर रूट को उठाना है, क्या उठाना है, इस अंडर रूट को उठाना है। तो मैं क्या कर दूंगा, a/b बराबर क्या है, अंडर रूट 5। मैं लिखूंगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। a/b का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करेंगे। देखिए अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 से गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, 5 5 25 और 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5। क्या कर देंगे, देखिए मान लीजिए इसके नीचे क्या है, 1, इसको इससे गुणा कर देंगे और इसको, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर, ये आ जाएगा। ये समीकरण हम क्या लिख देंगे, 1। देखिए अगर ये 5 गुणा में है तो ये किस में चले जाएगी, भाग में जा सकती है ना। तो मैं लिख दूंगा a स्क्वायर बटे कितना लिख दूंगा, 5 बराबर यहाँ क्या बच जाएगा, b स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा कि ये 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। मैं लिख दूंगा 5 a स्क्वायर को पूरी बार विभाजित करता है, को पूरी बार विभाजित करता है, विभाजित करता है तो 5 a को भी विभाजित करेगा।
विभाजित करेगा। ये हमारा पहला समीकरण है। देखिए मैं क्या करूँगा, इस पहले अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जो पहला समीकरण है उसमें a बराबर कितना लिख देंगे, 5c रखने पर, ध्यान रखिए a/b था, अब हम a की जगह क्या रख देंगे, 5c रख देंगे। ये ध्यान रखना आपको, a बराबर कितना रखने। देखिए एक सवाल आपने किया तो √2, √3, √7 सब एक जैसे ही हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि a बराबर कितना रखने पर, 5c रखने पर। देखिए a का मान 5c किसमें, समीकरण 1 में a बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर। समीकरण 1 क्या है, a² बराबर 5b², a की जगह कितना रख देंगे, 5c बराबर 5b², 25c² बराबर 5b²। देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये 5 गुणा में से है तो किस में चले जाएगा, भाग में। 25/5c² हो जाएगा बराबर b², 25 क्या आ गया, 5c² बराबर क्या आ गया, b²। बताइए 5 किसको विभाजित करेगा, 5 b² को विभाजित करता है। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए 5 किसको विभाजित करता है, 5b² को विभाजित करता है, तो 5b को भी विभाजित करेगा। अब मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर c नहीं रखता हूँ, c नहीं रख के a बराबर कितना रख देता हूँ, 5 रख देता हूँ, तो 25 हो जाएगा। देखिए थोड़ी देर के लिए मैं, ये भी सही है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसको सीधा आपको यहाँ से आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिख दिया 5b² को पूरी बार विभाजित करता है तो 5b को भी विभाजित करेगा। अतः √5 एक विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से ये जो मैंने बताया आपको ये भी सही है, लेकिन मैं इसकी जगह आपको एक शॉर्ट में करवाता हूँ। जो मैंने यहाँ पर a बराबर कितना रखा है, 5c, वो मैं क्या रख दूँगा, a बराबर 5 रख दूँगा। यहाँ लिख देंगे हम a बराबर 5 रखने। तो देखिए शॉर्ट में करने के लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा, a बराबर 5 रख देंगे। क्या था, a² बराबर 5b², a² बराबर कितना था, 5b² था, 5b²। ये हमारा समीकरण 1 था। एक की जगह कितना रख देंगे, 5b² 25 बराबर 5b²। ये 5 इधर को आएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, b²। बताइए 50b² का मान कितना आ गया, 5। अगर मैं बोलूँ कि आप b का मान निकालिए तो क्या लगा दोगे, स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, √5। यहाँ लिख देंगे अतः √5 एक विरोधाभास प्रकट करता है, विरोधाभास प्रकट करता है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब अगला सवाल है हमारा, नेक्स्ट सवाल, सिद्ध कीजिए
सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या तो किसके रूप में लिख देंगे, बटे बी के रूप में या p बटे क्यू के रूप में। 3 + 2 √5। देखिए क्या कर देंगे, यहाँ मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3 + 2 √5। देखिए 3 + 2 √5 बराबर क्या लिख सकता हूँ, a बटे b। यहाँ पर मेरे को √5 रखना है, तो 2 √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बटे b माइनस, प्लस में है तो किस में हो जाएगी, माइनस। देखिए दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 3। दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, b और 1 का एलसीएम b का भाग b में देंगे 1 बार, यहाँ क्या आ जाएगा, a। 1 का भाग b में देंगे b बार, b को 3 से गुणा करेंगे 3b, यहाँ क्या है 2 √5। देखिए ये 2 को हम इधर ले जाएंगे, ये गुणा में है तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो a - 3b बटे 2b। बताइए ये √5 विरोधाभास प्रकट करेगा, यहाँ लिख देंगे √5 एक विरोधाभास प्रकट करता है, इसलिए 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। इति सिद्धम। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अब आएंगे नेक्स्ट क्लास में।